शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अदरक की फसल से लें अधिक उत्पादन। लकड़ी से सजावटी वस्तुएं बनाएं और घर की शोभा बढ़ाएं। अदरक की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी इसकी फसल बुवाई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता और हानिकारक कीट रोग फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इस समय फसलों में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिनके बारे में बता रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेरी, जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। कि इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह दो स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैंती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें ज़रूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर-नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर-नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है ये बहुत अच्छी है, तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है।
बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नर्मदा में तैरती सोलर पैनल से तैयार बिजली से रोशन होगा एमपी। दुनिया की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना को लेकर हुआ एमओयू। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर सीएम शिवराज का हमला, कहा कार्रवाई से बौखलाई है कांग्रेस। हर घर तिरंगा अभियान की फुल तैयारी, भोपाल में सीएम शिवराज ने महिला स्व सहायता समूहों से लिया तिरंगा। मध्य प्रदेश में बंद होंगे अनाधिकृत और तौर पर संचालित हो रहे मदरसे, मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज के समय में खेती करने के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी अपनाना जरूरी है ताकि आपको अधिक आय मिल सके। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही एक किसान राजेश कुमार से मिलवा रहे हैं जो खेती के साथ साथ लकड़ी से विभिन्न तरह की सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं, जो घर की शोभा बढ़ाने में तो सहायक है ही, इसके अलावा इन्हें बेचकर वह अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो किसान भाई किस प्रकार से सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं, आइए मिलते हैं इन्हीं से। वैसे तो हम मुख्य रूप से कृषि ही करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ मेरा लकड़ी पे काम करने का भी एक शौक़ है और ये शौक़ मेरा 20 सालों से है। जैसे मुझे समय मिलता है, जैसे बारिश होती है, हम खेतों का काम नहीं कर पाते, उस टाइम में ये शौक़ का काम करता हूँ, जैसे लकड़ियों पर नक्काशी करना, नेचुरल आर्ट। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कृषि के साथ साथ सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं
और यह किसान भाई भी खेती के कार्य से समय मिलने पर जंगलों से लकड़ियों को लाकर कई तरह की सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा सीजन ऑफ होता है तो हम जैसे जंगलों में जाते हैं तो वहाँ से ऐसी लकड़ियाँ ढूंढते हैं जिसमें कोई आर्ट छिपा है, तो मैं उन्हें इकट्ठी कर लेता हूँ और मेरे साथ जो घर के बच्चे होते हैं वो भी साथ ले जाता हूँ और वो भी लकड़ियों को लाते हैं। और मेरे पास काफ़ी तरह की लकड़ियाँ हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है। कुछ लकड़ियाँ तो ऐसी है जिनकी लाइफ 500-600 साल तक की है अगर उन्हें सुरक्षित अंदर रखा जाए। जैसे उसमें नक्शे दिखाई देते हैं मैं वैसे उन्हें बना देता हूँ। कई लकड़ियाँ तो ऐसी होती है सर जैसे नेचुरल है, उसमें सिर्फ पॉलिश होएगी और तैयार हो जाती है। कई में स्केचिंग करके उसे तैयार करना पड़ता है। और कई कांटेदार लकड़ियाँ होती है जिसमें से मैं कांटे निकाल के उनके ड्रैगन्स बनाता हूँ या सांप बनाता हूँ। मैं काफ़ी तरह की आइटमें बना रहा हूँ जैसे कि मोर, शेर, टेबल्स, कॉर्नर डिज़ाइन, ड्रैगन्स, सांप, छिपकली, इस तरह की कई तरह की आइटमें बना रहा हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने शेर बनाया है तो इसको बनाने में बहुत समय लगता है और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। देखो ये लकड़ी मुझे अपने खेत में मिली थी। पहले ये एक गुटका था पर मेरी कल्पना से इसको मैंने एक आदमी का रूप दिया है और अभी ये शुरू ही है, इसमें स्केचिंग की हुई है। इसको तैयार होने में भी समय लगेगा और लागत भी काफ़ी आएगी। इन लकड़ियों को तैयार करने के लिए मुझे कुछ सामान मार्केट से भी लाना पड़ता है जैसे कि पॉलिश हो गए और शीशा हो गया। ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो बाज़ार से पैसा देकर लानी पड़ती है तब जाके कहीं ये चीज़ें तैयार होती है। मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। जब ये बनकर तैयार होंगे तो मैं लोगों के सामने उन्हें पेश करूँगा जिससे कि लोग उन्हें देख के खुश होंगे। किसान भाइयों, जिन लकड़ियों का इस्तेमाल अक्सर हम घरों में ईंधन के तौर पर करते हैं या बेकार समझकर इसे जंगलों में ही छोड़ देते हैं, यह किसान भाई इसी तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल कर कई तरह की सजावटी वस्तुएं जैसे जंगली जानवरों, इंसानों, पक्षियों व अन्य तरह की कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। इन सजावटी वस्तुओं को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने बेकार पड़ी लकड़ियों में भी मानो जान डाल दी हो, जिससे घर की शोभा तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही इनको बेचकर यह किसान भाई अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। मेरा सर अपना ही एक म्यूजियम बनाने का इरादा था पर बाद में जब मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत एक स्कीम आई जिसके अंतर्गत मैंने इसमें काम किया तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा और इन्हें बेचने को भी कहा, जिसके अंतर्गत मैंने ये शुलनी मेले में कुछ अपने प्रोडक्ट बेचे भी है जिससे मुझे कुछ आमदनी भी हुई है। इसके अलावा जैसे कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं उनको भी तैयार कर देता हूँ तो मुझे पैसा भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। नर्मदा में तैरती सोलर पैनल से तैयार बिजली से रोशन होगा एमपी। दुनिया की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना को लेकर हुआ एमओयू। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर सीएम शिवराज का हमला, कहा कार्रवाई से बौखलाई है कांग्रेस। हर घर तिरंगा अभियान की फुल तैयारी, भोपाल में सीएम शिवराज ने महिला स्व सहायता समूहों से लिया तिरंगा। मध्य प्रदेश में बंद होंगे अनाधिकृत और तौर पर संचालित हो रहे मदरसे, मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा में 85 से 95% नमी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज की जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा कई दिशाओं से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खुर्रा या कतार बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोपा लगाते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे लगावें। हरना जातियों के लिए कतारों और पौधों के बीच की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन की फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। उड़द, मूंग और अरहर की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में होने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। मूंगफली की फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में होने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। सूरजमुखी में बुआई के 15 से 20 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर कर लेनी चाहिए। समय पर बोई गई मक्का की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में होने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। सब्जियों जैसे करेला, लौकी, बरबट्टी एवं भिंडी इत्यादि में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें और लता वाली सब्जियों जैसे करेला, लौकी एवं अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों हेतु स्टैकिंग की व्यवस्था करें। केले में वाटर सकर्स की पहचान कर निकालने का कार्य करते रहें एवं जिन पौधों में फूल या फल आया हो तुरंत बांस लगाकर सहारा प्रदान करें। पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में नई शाखा आने पर सही ढांचा बनाने के लिए काट छांट करें। अनार और अमरूद में फूल को हटा दें ताकि ठंड की अच्छी फसल ली जा सके। वर्तमान मौसम फलदार वृक्षों जैसे पपीता, आम, अमरूद और केला इत्यादि और वानिकी वृक्षों के रोपण के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इनकी रोपण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। बारिश के मौसम में अत्यधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफारा रोग हो जाता है। अतः चराने ले जाने से पहले पशुओं को सूखा चारा अवश्य खिलाएं। अपने मवेशियों को लगातार पानी में भीगने से बचाएं। पशु बाड़े को प्रतिदिन फिनाइल के घोल से धोएं। यदि पशु चारा कम खा रहा हो, हाजमा ठीक नहीं हो, तो हिमालय बतीसा नामक दवा 40 से 60 ग्राम गाय, बैल, भैंस एवं 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरी को गुड़, आटा या दाने के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मितावल, जिला मंडला के कृषक लोकेंद्र सिंह ने। ये कृषि वानिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो लोकेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि वानिकी जो है वो एक कृषि का पर्याय है, एक आधुनिक तकनीकी है खेती में, जो कि परंपरागत तकनीकियां आज के समय में पूरी
फेल हो रही हैं, धराशायी हो गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती कर रहे हैं लोग, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे और उनकी जो आय है वो अधिक लग रही है उसमें, खेती करने में इतना उत्पादन अपन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कृषि वानिकी अपनानी चाहिए। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ आप वृक्षों को लगा के नहीं, अंतर्वर्तीय फसलें आप लेके नहीं, आप अपनी आमदनी, अपना मुनाफा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। आर्थिक विकास का एकमात्र विकल्प खेती बाड़ी कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कृषि वानिकी की पद्धतियों को अपनाने से उनको कुटीर उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, फल उद्योग, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, गोंद, कत्था उत्पादन आदि का काम मिल सकता है। इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में कौन कौन से वृक्ष अपने को लगाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अपन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं वृक्षों के साथ में। कृषि वानिकी में अगर आपको इमारती वृक्ष लगाने का ये है उद्देश्य है, तो आप इमारती वृक्षों में आप खमेर का पौधा लगाएं। खमेर का पौधा जो है वो सागौन का एक सब्स्टिट्यूट है। सागौन का वृक्ष बड़ा होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं। खमेर का वही पौधा 10 साल में आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप सागौन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो सागौन के वृक्ष भी आप अपने मेड़ों पे लगा सकते हैं। अगर किसान भाई आपकी रुचि फलदार वृक्ष लगाने की है तो आप फलदार वृक्षों में आम के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, उसके बाद में आपके गुआवा है आपका, उसके बाद में आपके बेर है आप ले सकते हैं, बेल आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप अनार आप ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी जो मेड़ें होती है उन पे अपन लगा सकते हैं। अगर मेड़ों के अलावा भी आप अगर खेत में भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो अपन खेतों में भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधों के साथ साथ में अपन कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर क्षेत्र अपना अधिक वर्षा वाला है तो जहाँ अपनी सोयाबीन की फसल होती है, उसके बाद में अपनी धान की फसल होती है, तो ऐसे वातावरण में हम लोग आंवला की फसल ले सकते हैं, सागौन अपन लगा सकते हैं, आम अपन लगा सकते हैं, तो गुआवा अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, खेती करने लायक योग्य नहीं है, तो उस ज़मीन को भी अपने को उपयोग कर सकते हैं अपन कृषि वानिकी में। उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाएं, जैसे कि आपका एलोवेरा है, आपका केवाच है, आपका सतावर है, आपका अश्वगंधा है आपका। तो ऐसे पौधे लगा के नहीं आप अपनी ज़मीन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि वो किस दूरी पे पौधे लगाए जाएं जिससे कि क्या है कृषि कर्षण क्रिया करने में आसानी रह सके। तो अपने को देखना है कि कम से कम 5 बाई 5 मीटर पे अपन वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपकी जो जुताई है और बुवाई है वो आसानी से हो सकती है। जो स्पेसिंग है वो हर वृक्ष की अलग अलग रहती है। अगर आपको इमारती लकड़ी लगाना, आपका लकड़ी चाहिए उद्देश्य है आपका, तो वृक्षों को आप 5 बाई 5 मीटर पे लगाएं। और अगर आपको फलदार वृक्ष लगाने हैं तो फलदार वृक्षों को आप 8 मीटर बाई 8 मीटर पे लगाएं। अगर क्राउन फैलेगा तो उतने ज़्यादा फल लगेंगे, इसलिए फलदार वृक्षों को हमेशा 8 बाई 8 मीटर पे लगाएं। और ज़मीन आपकी जो बंजर है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पे आप स्पेसिंग कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी से उत्पादन संस्थान के संरक्षण के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। जो अपन ने कृषि वानिकी लगाया था और वानिकी वाले जो पौधे लगाए थे, उनके नीचे अपन जो डब्बे होते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, उनको अपन रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ छाया भी रहेगी वहाँ पे। और क्या होता है कि कुछ वानिकी के पौधे ऐसे हैं जिनमें गर्मियों के समय में फ्लावर आता है, तो ऐसे समय में क्या है, मधुमक्खी अपना जो शहद है, अपना भोजन है, वो जो वानिकी वाले वृक्ष लगे हुए हैं उनके फूलों से ले सकती हैं। तो ये भी एक अभिन्न अंग है, इसको भी कृषक भाई इसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। किसान भाई, कृषि वानिकी का चयन करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात आती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका अपने को पता होना चाहिए।
वहाँ की जो वर्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितनी वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस हिसाब से अपने को चयन करना है। वहाँ की जलवायु कैसी है उसको अपने को देखना है। उसके बाद में वहाँ का जो मार्केटिंग कैसी है, वहाँ की मतलब लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को वृक्षों को लगाना है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि आप जो कृषि वानिकी लगाने से पहले जो भी बातें अपन ने बताई हैं उन बातों का अनुसरण करके ही अपने को कृषि वानिकी का चयन करना चाहिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।